नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन और मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि एक हिंदुस्तानी आर्मी ऑफिसर वैभव काले, 46 साल जिनकी उम्र थी, 46 ईयर्स जिनकी उम्र थी, वो गजा में शहीद हो गए हैं। हुआ यह था कि यूनाइटेड नेशंस के लिए वो काम करते थे हिंदुस्तानी सेना में। बहुत शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दिए। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो यूनाइटेड नेशंस के लिए काम कर रहे थे और यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करते हुए गजा उनको भेजा गया। गजा में वो थे और गजा में उनकी कार जा रही थी यूरोपियन हॉस्पिटल की तरफ। अब आप जानते हैं कि वहां के अस्पतालों में जिस तरह की तबाही इजरायली लेके आए हैं, वो चाहते नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस के पास इसकी खबरें पहुंचें ताकि दुनिया इसके बारे में जान सके या जो एजेंसियां जांच कर रही हैं उनको सबूत मिल सके। अब उनकी कार जा रही थी यूरोपीय दफ्तर की तरफ, तभी उस कार पर टैंक से गोले बरसाए गए और वैभव वालिया, कर्नल वैभव वालिया शहीद हो गए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दुनिया भर में जहां जंग होती है वहां यूनाइटेड नेशंस के लोगों को नहीं मारा जा सकता, उनके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। और गार्जियन में, ब्रिटेन का अखबार है गार्जियन, उसमें छपी खबर यह बताती है कि पहले से इजरायली जो अथॉरिटीज वहां पे थीं उनको बताया जा चुका था कि इस रास्ते से इतने बजे ये वाले नंबर की कार जाएगी ताकि वो सिक्योरिटी दे सकें। सिक्योरिटी तो वो क्या देते, कर्नल वैभव वालिया की गाड़ी पर गोले बरसाए गए और वहां पर कर्नल साहब शहीद हो गए और उनके साथ एक और महिला घायल हुई है। आपको याद होगा कि इमदाद करने वाले एक संगठन की कारों पर कुछ वक्त पहले बम बरसाए गए थे और 6 या 8 लोग मारे गए थे और पूरी दुनिया में तमाशा मच गया था, पूरी दुनिया में शोर मच गया था। उस एजेंसी ने वहां पे काम करना बंद कर दिया था। बाद में जब सिक्योरिटी का आश्वासन दिया गया तब वो कंपनी लौटी। लेकिन यहां पर कर्नल साहब की डेथ हो गई, हमारा एक हिंदुस्तानी जांबाज सैनिक वहां पर मारा गया और ना तो गोदी मीडिया में यह खबर है और ना ही नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के किसी आदमी ने इस पर एक शब्द कहा है। आप सोच के देखिए कि फलस्तीन की जमीन पर इजराइल के गोलीबारी से हमारा एक जवान शहीद हुआ, और जवान नहीं कर्नल थे वो शहीद हुए, और उस पर हमारी पूरी सरकार ने चुप्पी बनाई हुई है। आज वाकई अगर हमारी 56 इंच की सरकार होती, अगर वाकई हमारी एक मजबूत सरकार होती, वाकई ऐसी एक सरकार होती जिसके अंदर हिम्मत होती, जिसके अंदर जज्बा होता, जिसके अंदर स्वाभिमान होता, आत्मसम्मान होता, तो वो इजराइल से सवाल कर रही होती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आर्मी के ऑफिसर पर हमला करने की, जब वो यूएन के लिए काम कर रहा था। लेकिन हमारी सरकार चुनाव में बिजी है। मोदी जी हिंदू मुसलमान करेंगे और उसके बाद कह देंगे कि अगर मैंने कभी हिंदू मुसलमान किया तो मैं सार्वजनिक जीवन से त्याग पत्र दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। तमाशा मचा के रखा हुआ है पूरे इलेक्शन में, बातें होती रहती हैं, सारी दुनिया में डंका बज रहा है, फला हो रहा है, ढिमका हो रहा है, लेकिन हमारे कर्नल गजा में शहीद हो जाते हैं और एक लफ्ज का बयान भी हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे किसी भी मिनिस्टर के मुंह से नहीं निकलता है। तो ये वो हिम्मत है, ये वो डंका है जो विदेश में बज रहा है। आज मैं एक हिंदुस्तानी के तौर पर सबसे पहले अपने प्रोग्राम में कर्नल वैभव काले को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे देश की शान थे वो, हमारे देश के लिए लड़े थे और अभी भी यूनाइटेड नेशंस के लिए काम कर रहे थे, दुनिया में शांति रखने के लिए, दुनिया में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो काम कर रहे थे और अपने काम के सिलसिले में वो शहीद हुए हैं। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरखास्त है कि उनको बाकायदा श्रद्धांजलि दी जाए और इजराइल से सवाल पूछा जाए कि आखिर यूएन के लिए काम कर रहे एक हिंदुस्तानी अफसर पर गोली बारूद चलाने की, बम दागने की कैसे हिम्मत हुई। सबसे पहले तो इजराइल ने मना कर दिया कि ये हमारा काम नहीं है, लेकिन अब सारे अखबारों में, सारी जगहों पर यह रिपोर्ट साफ साफ आ चुकी है कि टैंक से उनके ऊपर गोले बरसाए गए थे और उस इलाके में टैंक सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास हैं। तो इजराइल किसी भी तरह से अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। हालांकि इजराइल तो क्या हटेगा, अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से कितनी बार पीछे हट चुका है पिछले 6, 7, 8 महीनों में, इसकी गिनती करना मुश्किल है। अभी बीच में उसने कहा कि रफा पे चूंकि हमले हो रहे हैं तो हम इजराइल को अपने हथियार नहीं भेजेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी आ गई बाकायदा, जिसमें यह कहा गया कि मुमकिन है कि इजराइल
वहां पर निहत्थे लोगों की हत्या कर रहा हो। जो सीन सारी दुनिया में देखा गया है, जो सीन जिसके वीडियो सारी दुनिया में फैले हुए हैं, उसको लेके अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई वो ये डायरेक्टली नहीं कह पाई कि ये जेनोसाइड हो रहा है। लेकिन खैर, उस समय हथियारों की सप्लाई रोक दी गई थी। कई सारी ऐसी खबरें आई जिसमें पता चला कि अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। अब बाइडेन ने $1 बिलियन के हथियारों की सप्लाई करने के लिए एक प्रपोजल जो है वो अपनी संसद में, अपनी कांग्रेस में भेजा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जल्दी ही अमेरिका $1 बिलियन का एक खेप जो है, हथियारों का खेप, जिसमें मोर्टार होगा और दूसरे सारे हथियार होंगे, ये सारा हथियार इजराइल को भेजेगा, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा रफा में और गजा की बची खुची जगहों पर हैवानियत फैलाने में कह लीजिए, शैतानियत फैलाने में कह लीजिए, तबाही लाने में कह लीजिए, जो लफ्ज़ आपको पसंद हो वो इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हकीकत तो यही है कि अमेरिका के दिए हुए हथियारों का इजराइल ने यही इस्तेमाल किया है गजा के मासूम बच्चों की, औरतों की, वहाँ के बूढ़ों की हत्या करने में, वहाँ के घर तबाह करने में। यही एक काम है जिसमें इस्तेमाल किया है और अमेरिका पूरी बेशर्मी से इस काम में उसकी मदद किए जा रहा है। अरब देशों से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आई। उसमें एक खबर यह आई कि टर्की ने इजराइल के साथ अपने सारे रिश्ते जो हैं वो ख़त्म कर लिए हैं, ख़ास तौर पे तिजारती रिश्ते पूरी तरह से ख़त्म कर लिए हैं। जो इजराइल का व्यापार होता था वो व्यापार टर्की के साथ पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और इजराइल के अखबार ये खबर छाप रहे हैं कि ऐसा होने से इजराइल को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। वहीं इजिप्ट के साथ भी अपनी दिक्कतें हैं, क्योंकि रफा पे जो हमला है, बेसिकली इजिप्ट के साथ जो शांति समझौता किया गया था उस शांति समझौते को तोड़ना है। इजिप्ट के साथ शांति समझौता टूट रहा है तो इजिप्ट में अपनी हलचल है, वो अपनी तैयारियां कर रहा है। तो अरब मुल्कों के बीच में भी हलचल तो मच रही है, लेकिन अमेरिका का डर हो या कोई और स्वार्थ हो, खुलकर आने के लिए कोई तैयार नहीं है। दबी जबान में कभी यहां कभी वहां सिर्फ और सिर्फ बयानात जारी किए जा रहे हैं। इसी बीच मैंने आपको बताया था कि इजराइल में यह चर्चा आम थी कि आईसीसी से जल्दी ही एक ऐसा ऑर्डर आने वाला है जो गिरफ्तारी का सबब बन सकता है नेतन्याहू के लिए। इसको लेके काफी चर्चा थी। अमेरिका के जो कांग्रेस है, सीनेट है, वहां के काफी सारे लोगों ने लेटर वगैरह लिखा था। वहां पे काफी इसकी मुखालिफत हुई थी कि अगर आईसीसी ऐसा करता है, वारंट जारी करता है नेतन्याहू के खिलाफ, तो उसकी फंडिंग रोक दी जानी चाहिए वगैरह वगैरह। हालांकि आईसीसी का अभी तक कोई भी डिसीजन सामने नहीं आया है और यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके देशों ने इस बात के लिए लानत मलामत की है आईसीसी की। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दोबारा से पहुंचा हुआ है साउथ अफ्रीका कि इजराइल रफा में जिस तरह की हरकतें कर रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए एक बार दोबारा केस को खोला जाए और उसके खिलाफ आदेश पारित किया जाए। ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इन सबके बीच हकीकत यह है कि सीज फायर की जो संभावना थी वो सीज फायर की संभावना फिलहाल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बातचीत भले होती हुई दिखाई दे, लेकिन कहीं से लगता नहीं है कोई सीज फायर होगा और उसके पीछे नेतन्याहू की जिद है कि रफा में तो हमला करना ही करना है, जंग तो जारी रखना ही रखना है। अभी इंडिपेंडेंस डे मनाया गया इजराइल में और इंडिपेंडेंस डे के दिन इजराइल में बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए और उन्होंने नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग की। ये कहा कि जो लोग अगवा किए गए हैं उनको रिहा की जाए, लेकिन नेतन्याहू ये सब सुनने को तैयार नहीं है। जंग लगातार जारी है। इस समय जबालिया जो रिफ्यूजी कैंप है वहां पर जंग चल रही है और जंग जब मैं कह रहा हूं तो जंग ही चल रही है, दोनों तरफ से जंग चल रही है। इजराइल के अखबारों ने छापा है कि रफा में कई सैनिक मारे गए हैं, एक सैनिक की तस्वीर भी सामने आई है। और उधर नार्दर्न जो बॉर्डर है जो लगता है लेबनान से, वहां से यह खबर आई है कि लेबनान के हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। मैंने हमेशा बताया है कि इजराइल अपने यहां मारे हुए लोगों की संख्या घटा के बताता है, उसमें यह बताना कि 5 लोग मारे गए हैं और नार्दर्न जो इजराइल है वहां की जनता ये विरोध कर रही है कि हमारी सेना कोई एक्शन ले नहीं रही है, उधर से लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि इजराइल भी दावे कर रहा है कि उसने जो हमला किया है उसमें हिजबुल्लाह का एक कमांडर मारा गया है। यह सारा कुछ चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच हकीकत एक है कि यह जंग लगातार लंबी खिंचती चली जा रही है
और इस जंग में जो कुछ नई नई बातें सामने आ रही हैं वो एक तरह का डर पैदा कर रही हैं। जैसे अभी हाल में यह खबर आई कि ईरान अपना जो परमाणु हथियार है वो डेवलप करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। जो इंटरनेशनल IAEA है, जो देख रेख करती है, जो जांच करती है, उसके एक ऑफिसर ने यह बात कही कि ईरान अपने परमाणु हथियार के बहुत करीब पहुंच चुका है और उसकी जांच कराने में आनाकानी कर रहा है। इसका मतलब यह होगा कि खाड़ी के अंदर इजराइल के पास तो परमाणु हथियार है ही, ईरान के पास भी परमाणु हथियार हो जाएगा। और उसमें अगर यह लड़ाई लंबी खींचती है, देखिए तीनों मोर्चों पर लड़ाई चल रही है। इजराइल रफा में हमले कर रहा है तो रफा से, गजा से लगातार इजराइल के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। कल की खबर है कि हमास ने एक हमला किया है जिसमें इजराइल की एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। अब वो अपना नुकसान हमेशा घटा के बताते हैं, इसलिए एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है ये किसी को पता नहीं है। इतना तो पक्का है कि अभी भी हमास रॉकेट से हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह का मैंने बताया कि वो भी लड़ाई लगातार जारी है। इधर हूथी की लड़ाई भी लगातार जारी है, वो भी लगातार हमले कर रहा है। कुछ सक्सेसफुल हो रहे हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। यानी एक तनाव वाली स्थिति बनी हुई है जो एक जरा सी चिंगारी इसको एक बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। और अगर ये बड़ी लड़ाई में बदलता है तो मैं सैकड़ों बार कह चुका हूं कि ये सारी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो जहां इस आग में पानी डालना था, इस आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहा है अमेरिका। लगातार हथियार भेज रहा है। जब भी शांति समझौते की बात होती है तो सिक्योरिटी काउंसिल में उस पर रोक लगा देता है। फलस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात हुई, UN के अंदर उस पर रोक लगा दी। ये सारा कुछ लगातार चल रहा है। कहां जाएगा, किस रास्ते पर जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हां, इतना पक्का है कि जिस तरह से सारी दुनिया खामोश है, खास तौर पे सारी दुनिया के हुक्मरान खामोश हैं, वो दुनिया को एक बेहद खतरनाक मकाम की तरफ, एक बेहद खतरनाक मरहले की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो रुक सकता तो शायद पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा होता। आज के लिए इतना ही। आगे भी जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको लगातार पहले की तरह अपडेट करता रहूंगा। कर्नल काले की जो डेथ हुई है, कर्नल वैभव काले को जिस तरह से शहीद किया गया है, मुझे लगता है कि आप सबको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, अपनी जगहों पर, कमेंट्स में, हर जगह उनको न केवल श्रद्धांजलि देनी चाहिए बल्कि भारत सरकार से मांग करनी चाहिए कि उनको श्रद्धांजलि दे और साथ साथ इजराइल से ये सवाल पूछे कि एक हिंदुस्तानी अफसर को गजा की जमीन पर कैसे मार दिया गया। ये सवाल बेहद जरूरी है ताकि इजराइल जो पूरी तरह से एक, आप कह सकते हैं कि कंट्रोल से बाहर होकर जो हरकतें कर रहा है, उस पर रोक लगाई जा सके। बहुत शुक्रिया।